हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत से प्रश्न बनते हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं और लाइक और इस वीडियो को शेयर कर दें। तो सबसे पहले आपका यही फ़र्ज़ बनता है, आप हमारी वीडियो देखते हैं तो लाइक भी नहीं करते हैं। अगर मुझे इस वीडियो पर लाइक ज़्यादा नहीं मिली ना, मैं आगे वीडियो बहुत कम डालूंगा। कि जो भी भाई इस वीडियो को देखे तो वो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक हमें एनर्जी देता है। और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। और इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। दूसरा भाग है इतिहास का 10वीं क्लास एनसीईआरटी का। तो इंडो चाइना से संबंधित प्रश्न कवर कराऊंगा। वही प्रश्न कवर करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल काफ़ी आते हैं एग्जाम में और बीच में से बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं। हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से आपके लिए सारे प्रश्न पुट करने की कोशिश की है। मेरा पहला प्रश्न है, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की। देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ये चारों ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में। मैं ऑप्शन पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल भी राइट आंसर बताऊंगा। और इसका जो राइट आंसर है 1945 में। तो प्रश्न समझना भाई, प्रश्न क्या है, ये ना केवल आंसर रट लें। इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की, तो इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की, 1945 में। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी सेना में वियतनाम में उतरी, मतलब जो फ्रांसीसी सेना वो वियतनाम में कब उतरी, ये बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है 1958, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा देश इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। तो इंडो चाइना में कौन सा देश शामिल नहीं है, म्यांमार शामिल नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी तीनों शामिल है, तो नोट कर लेना भाई, पूछ सकता है इनमें से कौन सा शामिल है, ऐसे प्रश्न आते हैं। और दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एचएससी जीके न्यू पेड बैच चला हुआ है। बिल्कुल 25 नंबर की जीके कवर करा रहे हैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जो भाई ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जीके के दम पर, वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पीडीएफ, फुल क्लास और फुल आपको करंट अफेयर मिलेगी 2020 की हरियाणा की। और ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ पर करा रहे हैं। और ज़्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 199 रुपये है ओनली। कितना, ओनली 199 रुपये में सब कुछ कंप्लीट है भाई। बिल्कुल, जिस भाई को नौकरी चाहिए वो ज़रूर मैसेज करें। अगला प्रश्न देखते हैं, वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है, चीन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जापान भी नहीं हो सकता, रूस भी नहीं है। किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, चीन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिवेशों को क्या स्थापित किया गया है। तो चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर सी होगा, साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। उपनिवेशों को किसके लिए स्थापित किया गया है, साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए स्थापित किया गया है। ऐसा ही प्रश्न मिलेगा, चार ऑप्शन बिल्कुल यही मिलेंगे। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, 1907 में की गई। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई, 1907 में की गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भाई सोच रहे होंगे कि ये तो ऑप्शन टाइप में पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न है। तो भाई अगर आपको फुल समरी पढ़नी है तो एनसीईआरटी किताब पढ़ें, फिर आपको यही प्रश्न वहाँ से निकल कर सामने आएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सीधा प्रश्न ही करें। वहाँ पर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एनसीईआरटी की फुल समरी पढ़ें, वहीं से प्रश्न बनाए गए हैं सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, होआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आंदोलन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। होआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है, हुइन फूसो। कौन थे, हुइन फूसो। अजीब नाम होते हैं, ऐसे ऐसे नाम है। अभी जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें एक दो आंदोलन पूछे गए थे, वो अलग टाइप के आंदोलन थे, वो किसी बुक में नहीं थे। मैं चाहे बात करूँ लूसेंट की, चाहे आपकी घटना चक्कर की, या फिर सीपीडी की, वो क्वेश्चन आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो होआ आंदोलन ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यातना शिविर किन्हें कहा गया है। तो चार ऑप्शन आपके पास में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, स्थानीय लोगों को यातना देने का शिविर। तो यातना शिविर किन्हें कहा जाता है, स्थानीय लोगों को यातना देने का शिविर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन यात सेन कौन था। तो चार ऑप्शन है, वह चीन का महान नेता था। इंपॉर्टेंट है भाई, सन यात सेन कौन था, ये चीन का महान नेता था। लेकिन चीन से फिलहाल विवाद चला हुआ है हमारे देश का, और फिलहाल इंडिया चाहता है कि ऐसा कोई घटना नहीं हो। अपनी तरफ से हम भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीन से संबंधित करंट के प्रश्न बन सकते हैं। मेरे हिसाब से ये प्रश्न नहीं आ सकता, लेकिन एनसीईआरटी है, कोई पता नहीं, चीन से विवाद है, हो सकता है यही प्रश्न पुट हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, महामंदी का 1930 के दशक में वियतनाम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। कौन सा प्रभाव देखने को नहीं मिला, जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों हैं, लेकिन ये प्रभाव नहीं पड़ा था। बेरोजगारी में वृद्धि हुई थी, चावल व रबड़ की कीमतें गिरी थी, ये सारे प्रभाव पड़े थे, पर ये नहीं पड़ा था। नोट कर ले भाई।
अगला प्रश्न देखते हैं, हो ची मिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है। जब इंडिया की हिस्ट्री आएगी जब मजा आएगा, ये फिलहाल वर्ल्ड की हिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। वैसे हो ची मिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर, विभाजन के बाद उन्हें दक्षिणी वियतनाम में सत्ता संभाली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। वियतनाम की ट्रंग बहनों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ट्रंग बहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी। इंपॉर्टेंट भाई, ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। और कुछ एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं अब वो देख लो, जो आपके समझ में कुछ प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित थे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है इंडो चाइना में कौन से देश शामिल थे। वियतनाम था, लाओस है, इंडो कंबोडिया, ये तीनों थे, लेकिन एक म्यांमार ऑप्शन में था, वो नहीं था शामिल। ये पूछा था कौन सा शामिल नहीं है, म्यांमार नहीं था। तो ऐसे ध्यान रखना आपको। संरचनागत परियोजना क्या होती है, ऐसी विशाल परियोजना जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है, इसे ये संरचनागत परियोजना कहते हैं। अगला प्रश्न, 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो ये प्रभाव पड़े हैं। वैसे सारे प्रश्न वहीं पर आ गए थे, अगर आप विपरीत सोचे तो रबड़ और चावल के दाम गिर गए थे, किसानों पर जो कर्ज बढ़ने लगा था, बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हुई थी, ये तीनों थे भाई बिल्कुल। आगे देखिए, वियतनाम की लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाता है, क्यों इंपोर्टेंट है। नहोहल और हाथ तीनों प्रांतों के रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा कारण लपलपाही चिंगारी कहा जाता है। तो इंपोर्टेंट है भाई, रेडिकल आंदोलन की चली आ रही है एक लंबी परंपरा के कारण, ये इंपोर्टेंट है भाई, नोट कर लें। एजेंट ऑरेंज क्या है, अमेरिका सेनाओं ने वियतनाम पर इसकी छिड़काव क्यों किया, ये एक ऐसा जहर है जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं भाई। प्रश्न आ सकता है एजेंट ऑरेंज क्या है, ये एक प्रकार का जहर है जिससे पेड़ों की जो पत्तियां वो झड़ जाती है भाई, इंपॉर्टेंट है, और पौधे मर जाते हैं। नोट कर लें, जिन ड्रम में इसे रखा जाता है उन पर ऑरेंज रंग की पट्टी बनाई होती है, मतलब जिसमें इसे रखा जाता है उसमें ऑरेंज रंग की पट्टी बना दी जाती है। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया जाता है क्योंकि वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसमें, तो यही तो एनसीईआरटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिवेशों को क्या स्थापित किया गया साम्राज्यवादी देश की बढ़ाई के लिए। यन यात सेन कौन थे, चीन के महान नेता थे, इंपोर्टेंट है भाई। सन यात सेन कौन थे, चीन के महान नेता थे। कन्फ्यूशियम कौन था, चीनी दार्शनिक था भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न भाई। 1930 में हैनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाषा में कौन सी महामारी फैली थी, तो बुयोबानिक प्लेग थी, एक बीमारी फैल गई थी, कब, 1903 में। देख ले भाई, 1 लाइनर प्रश्न है ये। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य, ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते, शर्तों के अनुसार काम न करने वाले पर मालिक उन्हें खिलाफ मुकदमे दायर करते हैं, सजा देते हैं और जेलों में डाल देते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था भाई ये दीर्घ आ गए भाई, ये थोड़े से बड़े हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। और किसी भाई को ये भी पढ़ने तो वो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले ले भाई, आराम से बिल्कुल ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं अगर किसी भाई को दिक्कत है तो इन पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे करा दिए हैं, देख लें भाई आराम से। फ्रांसीसी की शिक्षा नीति का वर्णन, ये या नहीं आएगा। धनी वर्ग, चीनी संस्कृति, गहरा प्रभाव, फ्रांसीसी, ऐसे प्रश्न नहीं आते। टोकन फ्री स्कूल खोलने का उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लें एक बार। फ्रांसीसी वियतनामी को पश्चिम ढंग से शिक्षा देना चाहते थे। विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषा और साहित्य शामिल थे। कक्षाएं शाम को लगती थी इसलिए फीस अलग देनी होती थी। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। चीन में शुरू हुई पूर्व की ओर से चले आंदोलन की विशेषता थी, 20वीं सदी के शुरू में चीन से शुरू हुई थी भाई, इंपोर्टेंट है भाई ये। 300 वियतनाम विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके जापान गए और वियतनाम फ्रांसीसी को निकाल दिया गया, ये भाई इंपॉर्टेंट है। तो कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं इसमें आ गए। होम ची मिन मार्ग में 4 विशेषताएं, सड़कों पर एक बड़ा जाल बना दिया गया, पड़ोसी देश से जोड़ता है, फुटपाथों और सड़कों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से सैनिक व रसद सामग्री भेजी जाती है। स्क्रीनशॉट ले ले भाई, इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं। अगला देखते हैं, फ्रांसीसियों द्वारा, देखे भाई ये फ्रांसीसियों द्वारा प्लेग की समस्या को हल करने के लिए कौन से कदम उठाए गए। देखो 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई, इंपॉर्टेंट है भाई। चूहों के बदले इनाम दिए जाने लगा, इनाम के चक्कर में चूहे पकड़ते हुए छोड़ देते और हनोई नगर में सफाई अभियान चला गया, इंपॉर्टेंट है ये। और मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले ले अगर किसी को ज़्यादा ही चाहिए तो। ये प्रश्न सभी चाहिए तो ये फिर से रिपीट हुए हैं, वही प्रश्न है। तो दोस्तों मैंने सारे प्रश्न कवर करा दिए इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं एनसीईआरटी बेस, हर चैप्टर वाइज ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15 या 20 प्रश्न लास्ट बनते हैं। ऐसे ही आपकी जल्दी कवर करा देंगे और यहीं से आपका प्लस हो जाएगा, इतनी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपके यहाँ से नंबर आ जाएंगे। और किसी भाई को ये पीडीएफ चाहिए तो हमें पर्सनली मैसेज कर सकता है, पीडीएफ आपको बता दी जाएगी। क्लास वाइज सभी का जो रेट है वो फिक्स कर दिया गया है, और क्लास अगर आपको लेनी है तो वो क्लास आपको यहीं पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और दोस्तों HSC GK का पेड बैच भी चला हुआ है। जो भाई चाहता है कि पूरे नंबर आने चाहिए हमारे, उसके पूरे नंबर आ जाएंगे, वो हमें पर्सनली मैसेज करें। बिल्कुल गहराई तक वहाँ पर करा रहे हैं आप सभी के लिए। और जितनी भी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी आप सभी को जरूर अच्छी लगेगी। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।